नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी शाला 2.0 के आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल का एक टेस्ट करेंगे, जो कि शिक्षण कौशल का तीसरा टेस्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट कर लिया है, ठीक है। आज के सेशन में 20 क्वेश्चंस रखे गए हैं और थोड़ा सा जल्दी हम इन 20 क्वेश्चंस को समझ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, आज का तीसरा टेस्ट अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक बार चैनल को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान कहे गए शाबाशी के शब्दों का क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है छात्र हंसेंगे, छात्र खेलेंगे, छात्र प्रेरित होंगे और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जब शिक्षक मुस्कान या कहे गए शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षक बच्चों की बात सुनकर मुस्कुराता है, उत्तर सुनकर मुस्कुराता है या शाबाशी देता है, तो क्या होता है, छात्र और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। मतलब ये जो शब्द हैं और ये जो शारीरिक क्रियाविधि है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये प्रेरणा का काम करते हैं। ठीक है, किसका, प्रेरणा का काम करते हैं। तो छात्र क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। मतलब तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डन है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस सिद्धांत के अनुसार सत्य है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। पहला है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, अगला है कि कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, आपको बताया था हमने कि गेस्टाल्ट को ही क्या कहा जाता है, पूर्णाकार कहा जाता है। क्या, पूर्णाकार कहा जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों ये होता है ना कि गेस्टाल्टवादी जो कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले बालक के सामने जो समस्या है वो पूरी की पूरी रख दी जाए, फिर बालक उसका अंश अंश जो है क्या करता है, समझता है। जैसे उन्होंने कहा कि एक पेड़ जो होता है, बालक के सामने पूरा पेड़ पहले रख दिया जाता है, तो बालक पहले पूरे पेड़ को देखता है, फिर उसके एक एक भाग, जैसे टहनियां है, पत्तियां है, ठीक है, तना है, जड़ है, इन सभी को अलग अलग तब पढ़ता है। पहले बालक पूरे पेड़ को देखता है, फिर उसके एक एक अंगों को समझता है। मतलब पूर्ण से अंश की ओर बालक चलता है। ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, ये क्या होगा दोस्तों, ये पूर्ण से अंश की ओर, आपका उत्तर सही होगा। और जो गेस्टाल्टवादी हैं वो कौन कौन है, वर्दीमर, कोहलर, कोफा, ये कैसे हैं, गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गेस्टाल्ट मतलब पूर्णाकार से होता है। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुखता दी जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में किसे प्रमुखता दी जाती है, शिक्षक के अच्छे व्याख्यान को, बालक की आवश्यकता, रुचि एवं अभिक्षमता की, लेखन कार्य की, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान से समझिए कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, और अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि दोस्तों इसमें होता क्या है ना कि जो भी चीजें रखी जाती हैं, चाहे शिक्षण किया जाए, चाहे पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, वो किसके अनुरूप होती है, तो बालक के अनुरूप होती है। मतलब बालक की आवश्यकता, रुचि और क्षमता के अनुरूप होती है। तो इसमें आपका कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि का संबंध है। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियां होनी चाहिए। पहला है चिंतन, दूसरा है वार्तालाप, तीसरा है अक्षर कूद और चौथा है कदम ताल। तो चिंतन की बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति कुछ सोचता है तो उसमें केवल उसका क्या, कौन सी गतिविधि होती है, मानसिक गतिविधि होती है। यदि वार्तालाप होता है तो इसमें भी मानसिक की ही बात होती है। ठीक है, बात माफ कीजिएगा, ये वार्तालाप आपके शारीरिक में आ सकता है क्योंकि उसमें केवल बोला जा रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है। और यहां पर बात करें अगर कदम ताल की, तो ये भी केवल आपका शारीरिक होगा। क्या होगा, शारीरिक ही होगा। लेकिन अक्षर कूद की बात करें तो इसमें बालक कूद भी रहा है। अक्षर कूद में क्या किया जाता है कि एक अक्षर सारणी बना दी जाती है, जमीन पर खींच दी जाती है। जैसे यहां लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6। अब बालक 2 पे अगर खड़ा है, ठीक है, और उससे कहा गया कि 1 पर कूदो, तो जब 1 को जानेगा तभी तो कूदेगा। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर उसका शरीर और दिमाग दोनों काम करता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि अक्षर कूद शारीरिक और मानसिक दोनों से संबंधित होता है। ठीक है, डन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षण कार्यक्रम जो है वो सन पूछा गया है, कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित है। और कौन सा कार्यक्रम, रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम
पिछली क्लास में इसको अलग से बताया गया था। तो ये दोस्तों कब है, तो ये है 1994 में। कब है? 1994 में जो है इसे शुरू किया गया था, रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम, जो कि यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित है। अगला प्रश्न है कि छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किया जाता है। तो देखिए, पहला बाल केंद्रित शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और दक्षता आधारित शिक्षण। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि एक होता है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। क्या? उपचारात्मक होता है, ठीक है। तो निदानात्मक में क्या होता है? त्रुटियों का पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक में क्या होता है? उसका निराकरण किया जाता है, ठीक है। तो ये समझिए आप कि निदानात्मक में निदान नहीं किया जाता है, पता लगाया जाता है। उपचारात्मक में क्या होता है? उसका निदान किया जाता है, या उपचार किया जाता है, या निराकरण किया जाता है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि छात्रों की त्रुटियों का निराकरण उपचारात्मक शिक्षण। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जन्मदाता जो है, आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि A.W. एलन। कौन है दोस्तों? A.W. एलन है, और इनकी पुस्तक है कौन सी? माइक्रो टीचिंग नाम की एक पुस्तक है इनकी, ठीक है। तो याद रखेंगे, माइक्रो टीचिंग पुस्तक है। A.W. एलन जो है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। नवा प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीक युक्ति है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कैसी युक्ति या तकनीक है? शिक्षण की, प्रशिक्षण की, अनुदेशन की, या व्यवहार की? तो आपको बताया भी जा चुका है कि ये जो है प्रशिक्षु शिक्षण करने जाता है तो वहां पर ये तकनीक अपनाई जाती है, और इसमें एक एक शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। किस पर? एक शिक्षण कौशल पर एक बार में बल दिया जाता है, ठीक है। और छोटी कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो ये दोस्तों एक होती है प्रशिक्षण विधि होती है। क्या है? प्रशिक्षण विधि है, शिक्षण के लिए प्रशिक्षण विधि होती है। तो याद रखेंगे 9वें का दूसरा ऑप्शन। 10वां प्रश्न, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना की गई? तो चलिए फटाफट से बताना शुरू करिए आप लोग। अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना, देखिए ये प्रश्न जो है आपसे पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको आपको याद करके चलना है, ठीक है। अपेक्षित अधिगम स्तर, या इसे ही न्यूनतम अधिगम स्तर भी कहा जाता है। अपेक्षित या न्यूनतम अधिगम स्तर, ठीक है। दोस्तों इसकी संकल्पना जो दी गई वो 1986, जो 1986 की शिक्षा नीति थी, वहां दी गई। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब 1992 की संशोधित शिक्षा नीति आई, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जब आया, तो वहां पर इसे क्या कर दिया गया? अनिवार्य। क्या कर दिया गया? इसे अनिवार्य कर दिया गया, मतलब कि अनिवार्य अधिगम स्तर बना दिया गया। अभी अनिवार्य अधिगम स्तर का मतलब यह हो गया कि अब इस स्तर को प्राप्त करना ही करना है, चाहे जैसे, ठीक है। और न्यूनतम अधिगम स्तर या अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब होता है कि शिक्षा सत्र के अंत तक बच्चे का जो स्तर होना चाहिए वो इतना हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, लेकिन अनिवार्य जब कर दिया गया 1992 में, तो ये अनिवार्य अधिगम स्तर हो गया, ठीक है। अभी तक ये अपेक्षित या न्यूनतम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका कि अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किस समिति द्वारा किया गया? तो किस समिति द्वारा किया गया? देखिए यहां पर समितियां हैं, R.H. दवे समिति, कोठारी समिति, यशपाल समिति और संपूर्णानंद समिति। तो याद रखिएगा, देखिए जो R.H. दवे समिति थी, जैसे आपने देखा कि 1986 में 1986 में क्या आया? अपेक्षित अधिगम स्तर आया, ठीक है। अपेक्षित अधिगम स्तर आया। 1992 में इसे क्या किया गया? अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। और दोस्तों इसी के बीच में कब? 1990 में एक समिति बनी जिसका नाम था R.H. दवे समिति, ठीक है। क्या नाम था? R.H. दवे समिति, जिसने जो है न्यूनतम अधिगम स्तर या अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया। तो यही जो समिति थी R.H. दवे, मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा कि R.H. दवे समिति। प्रोफेसर यशपाल समिति आप जानते हैं कि कब इनका गठन हुआ? तो इनका गठन हुआ था 1992 में, और इन्होंने रिपोर्ट अपनी कब पेश की थी? तो इन्होंने रिपोर्ट अपनी जो दी थी वो 15 जुलाई 1993 को रिपोर्ट दी, जिसे शिक्षा का देखिए शिक्षा बिना बोझ के, क्या? शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक का नाम दिया गया। शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक नाम दिया गया, ठीक है। प्रोफेसर यशपाल समिति। कोठारी आयोग की बात करें तो कोठारी आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? तो ये समझिए, ये जो गठन किया गया था ना, वो 14 जुलाई 1964 को गठन किया गया था। प्रोफेसर
कोठारी जो थे इस समिति के अध्यक्ष थे। इनका नाम क्या था? दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर क्या होगा? पहला वाला सही हो जाएगा। संपूर्णानंद जो है ये भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष भी थे, संपूर्णानंद जी। चलिए 12वां प्रश्न, ज्ञानात्मक अधिगम अनुभवों का संबंध है जानना, समझना, विश्लेषण करना। तो दोस्तों जो अधिगम अनुभव होता है, ठीक है, जो भी अधिगम अनुभव होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक है आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो जो ज्ञानात्मक में आता है वो जानना, समझना और विश्लेषण करना, तर्क करना, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो दवे समिति बनी 1990 में, 1990 में, तो इन्होंने कक्षा 1 से 5 के लिए जो अधिगम स्तर का निर्धारण किया उनमें भाषाओं का चयन किया। कौन कौन सी भाषा थी? तो इसमें आपकी जो देखिए भाषा, गणित, ठीक है, और पर्यावरण। ठीक है, इन्हीं के स्तर पर इन्हीं विषयों को शामिल किया अधिगम अपेक्षित अधिगम स्तर के निर्धारण में। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? चौथा वाला की उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह किसका कथन है? तो मेरे भाइयों ये तो सभी को पता होना चाहिए कि ये किसका है? अरस्तु का है। किसका है बेटा? भाइयों अरस्तु का है। ठीक है, माफ कीजिएगा, अरस्तु का है। ठीक है, अब देखिए यहां पर नाम हर्बर्ट स्पेंसर, तो इनके बारे में जान लीजिए कि हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, ठीक है, ये स्पेंसर अलग, केवल हर्बर्ट स्पेंसर जो एक ही में नाम आपको मिलेगा वो थे पंचपदीय प्रणाली के जनक। पंचपदीय प्रणाली जो कि 68,500 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन थे, या पाठ योजना के निर्माण में पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग किसने किया? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। 5वां प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कौन सा है? 15वां। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन चारित्रिक विकास, ज्ञानार्जन, व्यवसायीकरण, अंतर्निहित शक्तियों का विकास। शिक्षा का उद्देश्य चारित्रिक विकास, बिल्कुल चरित्र का विकास करना है, ज्ञान का अर्जन करना है और बालक के अंदर जो भी शक्तियां हैं, जन्मजात अंतर्निहित शक्तियां, उनका क्या करना? विकास करना है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायीकरण करना बिल्कुल भी नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन आपका गा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौशल विकसित करने की शिक्षा दी जाती है, रोजगार परक शिक्षा दी जाती है, लेकिन शिक्षा को का व्यवसायीकरण करना शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है। 16वां प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? तो यह है चार्ल्स ग्रांट। कौन है दोस्तों? तो चार्ल्स ग्रांट है। यहां पर आपका कोई नहीं वाला उत्तर सही हो जाएगा। क्या उत्तर? कोई नहीं जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो छनाई का सिद्धांत मतलब इसे ही क्या कहते हैं? निस्यंदन का सिद्धांत। क्या? निस्यंदन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है ना कि इसमें कहा यह गया कि जो वर्ग है, जैसे 3 वर्ग मान लीजिए है, एक उत्तम वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है। तो इसमें कहा यह गया कि जो शिक्षा है वो तीनों वर्गों को देने से अच्छा है केवल उच्च वर्ग को दी जाए। उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए तो शिक्षा छन कर धीरे धीरे नीचे तक पहुंच जाएगी। मतलब उच्च वर्ग जब शिक्षित होगा तो ये निचले वर्ग को शिक्षित करेगा और ये अपने निचले वर्ग को शिक्षित करेगा। तो यही था आपका छनाई का सिद्धांत। और किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने दिया था छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत। 18वां प्रश्न है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन 1975, 1968, 1966 और 1966। ये 86 कर दीजिए, 1986 कर दीजिए इसको। चलिए अब बताइए, उत्तर आप लोग देना शुरू कर दीजिए। तो देखिए यहां पर पूछा है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी, तो आप जानते हैं कि जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में। ये थी आपकी पहली। उसके बाद 1986 में आई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और इसके बाद दोस्तों संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1992 में और एक नई शिक्षा नीति 2019 वाली जो है, ठीक है, वो शिक्षा नीति है ये कस्तूरी रंगन की समिति वाली। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि जो पहली शिक्षा नीति बनी थी वो 1968 में बनी थी।
अगला, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस शिक्षा नीति में की गई? 1968 में, 1986 में, दोनों में, या दोनों में से किसी में नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा दोस्तों वो इसमें भी की गई थी और 86 में भी की गई थी, मतलब दोनों में आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए 1968 के बाद प्रभावी कौन हुई? 1986 हुई। तो आप जानते हैं कि 1968 में तो की ही गई थी, 1986 में अगर नहीं की गई होती तो वर्तमान समय में निःशुल्क शिक्षा मिलती ही नहीं। तो इसका मतलब है कि दोनों ऑप्शन आपके क्या होंगे? सही हो जाएंगे, मतलब गा वाला उत्तर सही हो जाएगा। शिशु की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। तो शिशु की प्रथम पाठशाला और शिशु का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो शिक्षक जो होती है, पहली शिक्षक कौन? माता। और विद्यालय, पहली पाठशाला क्या होता है? तो वो होता है आपका घर परिवार। तो पहली पाठशाला है परिवार और पहली शिक्षक कौन होती है? माँ होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो तमाम बार पूछा भी गया है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है, लेकिन परीक्षाओं में दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ये टेस्ट आपको पसंद आया हो, तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।